हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 जनवरी 2020 से करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ई बुक भी लॉन्च हुई है, आप लोग ई बुक भी वहां से परचेज कर सकते हैं। एनटीपीसी का मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, भारत का पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उत्तर प्रदेश से संबंधित। और मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में एक अभियान चलाया है, एक जिला एक शिल्प के नाम से। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन दोनों राज्य अलग अलग हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में कुछ लोगों ने दोस्तों बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर किया था। ऐसे ही आप लोग डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया करो। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग आज के दिन के अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसको मैं हजारों बार रिपीट कर चुका हूँ। इस बार 63वां स्थापना दिवस था। 1 जनवरी 1958 को 1958 को डीआरडीओ की हुई थी स्थापना। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी सतीश रेड्डी जी हैं इसके अध्यक्ष। और अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम जो हुए उसमें पूछे गए थे ये क्वेश्चन। डीआरडीओ की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों 1958 में इसकी स्थापना हुई। तो आप लोग सोचिए उस टाइम पर इंडिया के पास कोई सी भी ऐसी कंपनी, कोई सी भी ऐसी इंडस्ट्री या कोई सी भी ऐसी संस्था नहीं थी जो वेपन्स का प्रोडक्शन करती हो। ऐसे में हमारे रक्षा के जो भी इक्विपमेंट हुआ करते थे वो बाहर से मंगाने पड़ते थे, ठीक है, या फिर छोटी मोटी इधर उधर की होती थी इंडस्ट्रीज वगैरह। तो इन सब वजहों से लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी वाली वेपन्स को डिज़ाइन करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए एक ऐसी संस्था बनाई गई डीआरडीओ की, ठीक है। 10 लैब के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। शुरुआत में 10 लैब ही थी। आज तो डीआरडीओ के देश भर में कई लैब हैं, ठीक है, जहाँ पर डीआरडीओ रिसर्च वगैरह किया करता है। और आप लोग देख रहे हैं कोरोना काल में सब लोग बैठे हुए थे, डीआरडीओ इतना ज़्यादा वर्क कर रहा था, लगातार इतनी ज़्यादा मिसाइल टेस्टिंग किया है कि इस पर मुझे एक वीडियो भी बनानी पड़ी। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं कि डीआरडीओ ने रिसेंटली कौन कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग की है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की है। डीआरडीओ से खास तौर पर वो वीडियो है, देखिएगा जरूर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों 6 राज्यों में 6 स्थानों पर, 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये शुरू किया गया है। तो दोस्तों भारत भर के 6 राज्यों के 6 शहरों में कौन कौन से? एक है मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरा उत्तर प्रदेश का लखनऊ, त्रिपुरा का अगरतला, तमिलनाडु का चेन्नई, गुजरात का राजकोट और झारखंड का रांची। इन सभी शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी, ठीक है। आधारशिला यहाँ पर रखी गई है। कब से? 1 जनवरी 2021 से इसकी घोषणा हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है। अब इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत दोस्तों लाइट हाउस, लाइट मतलब होता है हल्का फुल्का, लाइट हाउस बनाए जाएंगे, छोटे छोटे घर बनाए जाएंगे, कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ घर बनाए जाएंगे। और ऐसे घरों की संख्या होगी 1000, ठीक है। 1000 से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा उन गरीबों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास घर नहीं है। ओके, लाइट हाउस इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें इसको कम समय में एक तो बनाया जा रहा है, दूसरा इसमें कुछ बेसिक सुविधाओं के साथ ही इसे बनाया जा रहा है। ओके, अच्छा, इस प्रोजेक्ट का निर्माण दोस्तों ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत बनाया जा रहा है। तो आपको ये वर्ड भी देखने को मिल सकता है, GHTC, ठीक है, GHTC इंडिया, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला, दिसंबर 2020 में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी राजस्व इकट्ठा होने का रिकॉर्ड बना। ये कितना है? तो दोस्तों दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन अभी तक का सबसे ज़्यादा हुआ है। ये हुआ है 1.15 लाख करोड़ रुपए, यानी इतना जीएसटी कलेक्ट किया गया है केवल और केवल दिसंबर 2020 में, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा है। इससे पहले अगर बात करें नवंबर 2020 में 1.04 लाख करोड़ इकट्ठा किया गया।
और अक्टूबर में दोस्तों 1.05 लाख करोड़ इकट्ठा किया गया। 95,000 करोड़ का जीएसटी राजस्व इकट्ठा किया गया था अक्टूबर के पहले महीने यानी सितंबर में। ओके, चलिए अब जीएसटी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस पर मैं आपको वीडियो दिया हूं, लेकिन फिर से आज बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जीएसटी दोस्तों एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली में जब इसकी स्थापना हुई जीएसटी में जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उन सभी को मिला करके एक जीएसटी बनाया गया। ओके, जीएसटी में दोस्तों 5 प्रकार की टैक्स स्लैब होती हैं। वैसे तो अगर कहा जाए जीएसटी वसूला जो जाता है वो तो 4 प्रकार के टैक्स स्लैब में वसूला जाता है, लेकिन इसमें टैक्स स्लैब की संख्या है 5। कैसे? एक तो होता है 0%। अब 0% का मतलब जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इसमें तो कुछ प्रोडक्ट तो रखे जाते होंगे ना इस स्लैब में, तो इस वजह से ये भी एक स्लैब हुआ। एक होता है 5%, एक होता है 12%, एक होता है 18% स्लैब, एक होता है 28% स्लैब। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जीएसटी स्लैब होते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट रखे जाते हैं और उन प्रोडक्ट पर उसी हिसाब से वसूला जाता है जीएसटी। क्लियर? अब देखिए 5 प्रकार के टैक्स स्लैब हो गए। कितने प्रकार की जीएसटी होती है? जीएसटी दोस्तों होती है बेसिकली 4 प्रकार की। कौन कौन सी? एक आपने सुना होगा सीजीएसटी, एक आप सुने होंगे एसजीएसटी, एक सुने होंगे आईजीएसटी और एक सुने होंगे यूजीएसटी। ठीक है, सभी का फुल फॉर्म जानिए। सीजीएसटी मतलब ऐसा जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, यानी कि ऐसा जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो दोनों से इंटीग्रेटेड हो। ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों। एक है यूजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरीज के लिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेश भी तो हैं। चलिए, तो ये 4 प्रकार के जीएसटी हो गए टाइप। अब जीएसटी की स्थापना कब हुई, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? बहुत बार आपको बताया गया है 1 जुलाई 2017 को आधी रात के बाद से भारत भर में जीएसटी लागू हुआ। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना था। पहला देश फ्रांस बना था। भारत में जीएसटी दोस्तों 122वें संविधान संशोधन बिल के तहत लाया गया था, लेकिन भारत में संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी। भारत के अगर पूछा जाए कि संविधान में अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 279A बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 279A में जीएसटी का वर्णन किया गया है। ओके, तो 20 लाख रुपए से अधिक का टर्नओवर है जिसके पास, उसको जीएसटी भरना पड़ता है। जीएसटी के बारे में आपको वीडियो दिया गया है, फिर से बोल रहा हूँ, टाइम निकाल कर वो वीडियो भी देख लीजिए, क्विज भी उसकी सॉल्व कर लीजिए और पीडीएफ भी उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। अच्छा, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। अगला देखते हैं, कहाँ के नगर निगम ने भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए यूएनडीपी इंडिया से समझौता किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने, ये पुणे का नगर निगम है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, इसने भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए यूएनडीपी इंडिया से समझौता किया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया से समझौता किया है। ये पहला ऐसा मौका है दोस्तों जब कोई सरकारी निकाय, कोई गवर्नमेंट बॉडी है जो किसी बॉन्ड में आउटकम फंडर के रूप में काम करेगी। अब तक जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड जारी किया जाता है दोस्तों, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, यानी उसमें ये डिपेंड नहीं रहता है कि रिजल्ट कैसा आएगा उसी हिसाब से बॉन्ड जारी हुआ, इस पर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है भाई, उसमें सक्सेस होने के भी चांसेस रहते हैं, फेलियर होने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, पुणे का ये नगर निगम है, पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, जिसने इस प्रकार के बॉन्ड के लिए यूएनडीपी से समझौता किया है। इसको थोड़ा सा और समझिए। इस बॉन्ड को दोस्तों पे फॉर सक्सेस बॉन्ड भी कहा जाता है या पे फॉर सक्सेस फंड भी कहा जाता है, यानी सक्सेस होने पर ही पे करना होता है, तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, इसी वजह से जनरली गवर्नमेंट बॉडी इस पर इस टाइप का समझौता नहीं करती हैं। ओके, आपको ऑप्शन में दिख रहा है लखनऊ नगर निगम। याद होगा मैंने आपसे बताया था योगी आदित्यनाथ जी गए थे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड जारी किया था। लखनऊ नगर निगम अपना बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निकाय बना था, याद रखना है। इंदौर नगर निगम, इसने दोस्तों क्या लॉन्च किया था? इसने येलो कलर का एक डस्टबिन लॉन्च किया अपने नगर निगम में। वो क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों कोविड से रिलेटेड जो कचरा होता है, कोविड अपशिष्ट जो होता है, उसको डाला जाएगा येलो कलर के जो होंगे डस्टबिन उसमें। ठीक है, आपने ग्रीन डस्टबिन सुने और ब्लू डस्टबिन सुने, गीला कचरा और सूखे कचरे के लिए, एक ये कोविड कचरे के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला? तो अभी हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है। शब्द क्या? बेसिकली कहें एक लाइन बदली है राष्ट्रगान की, उसकी दूसरी पंक्ति में जो कि है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, उसमें दोस्तों इसने एक लाइन चेंज किया है।
होता था फॉर वी आर यंग एंड फ्री, तो उसमें यंग वर्ड को बदलकर इसने वन कर दिया है, फॉर वी आर वन एंड फ्री। ठीक है, तो देखा जाए एक वर्ड ही चेंज हुआ है लेकिन ये सेंटेंस भी चेंज हुआ है। फॉर वी आर यंग एंड फ्री से फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 के बाद से ये प्रभावी है। ओके, चलिए अब ऑस्ट्रेलिया आया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए मैप में, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही महाद्वीप है। कैनबरा इसकी राजधानी है। स्कॉट मॉरिसन इसके 30वें प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है यहाँ की करेंसी। पार्लियामेंट होती है यहाँ की संसद का नाम। सबसे छोटा महाद्वीप होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इसमें न्यूजीलैंड वगैरह देश भी शामिल हैं। अगला, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली उत्पादन के लिए $231 मिलियन का ऋण दिया? तो अभी हाल ही में एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों असम में बिजली उत्पादन के लिए, ये बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट के लिए है, यानी कि जो पन बिजली जिसे कहते हैं, पन बिजली के उत्पादन के लिए $231 मिलियन का ऋण दिया है। और ये तीसरी किस्त है। देखा जाए तो जुलाई 2014 में इसने किया था एक समझौता, एक डील की थी भारत सरकार से, तो उसी डील की ये तीसरी किस्त है जो 231 मिलियन की अब दी जा रही है। ठीक है, $231 मिलियन की असम को। तो असम में हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। कितने मेगावाट का? 120 मेगावाट का। ओके, इसे असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जा रहा है। चलिए, एडीबी आया है, एडीबी के बारे में जान लीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1966 को, 1966 को, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुगु अस्कावा, और वर्तमान में 68 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। चलिए, असम के बारे में जानते हैं। असम देख लीजिए मैप में, ये रहा असम। दिसपुर यहाँ की राजधानी है। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है असम में ही। असम अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो असम दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है इन सभी राज्यों से, यानी 7 सिस्टर स्टेट में जो असम को छोड़कर बाकी 6 स्टेट हैं सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है असम। असम से ही होकर बहती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी एक समय पर असम में आकर के भारत की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है। 8 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है और हो जाती है भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, इसी नदी पर माजुली द्वीप बनता है, और ये माजुली द्वीप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखिएगा, नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनता है, असम में ही बनता है। यहीं पर दोस्तों एक बोगीबील ब्रिज है जो कि भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कौन सी ई कॉमर्स पोर्टल का अनावरण किया? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अभी हाल ही में दोस्तों ekhadiindia.com नाम से अपना ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है। ई कॉमर्स पोर्टल यानी कि जहां पर ऑनलाइन ही खरीद और बिक्री की जा सके, जैसे अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ऐसे ही अब ekhadiindia.com होगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का। इसकी क्या विशेषता होगी? यहाँ पर विशेषता ये होगी कि यहाँ पर खादी के सामान मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे खादी के प्रोडक्ट लगभग 50,000 हैं जो लिस्टेड किए गए हैं। यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें लिस्टेड किए गए हैं। लोग इनको खरीद सकते हैं यहाँ से, इस वेबसाइट से। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में जानिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना जी। अगला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं दोस्तों सोमा मंडल। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी है, और इन्होंने अभी हाल ही में सोमा मंडल को अपना अध्यक्ष चुना है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष होंगी। ये आई हैं अनिल कुमार चौधरी जी की जगह पर। किसकी जगह पर? अनिल कुमार चौधरी जी की जगह पर आई हुई हैं। सेल के बारे में थोड़ा सा और जानिए। 1954 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और अभी हाल ही में सेल ने दोस्तों गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता था। अभी तो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता था। अच्छा, ऑप्शन में आपको कुछ और महिलाओं के नाम दिख रहे हैं, इनके बारे में जान लीजिए विशेषता। एक तो आर्या राजेंद्रन दिख रही हैं। आर्या राजेंद्रन जो हैं ये भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनी हैं। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा ये भारत की सबसे अमीर महिला हैं। ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी की ये चेयरपर्सन है। हिमा कोहली अभी हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट का इनको बनाया गया है चीफ जस्टिस। ओके, अगला देखते हैं, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी नहीं, जैक मा नहीं, झोंग सान सान ये बन गए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसने बताया कि झोंग सान सान की संपत्ति हो गई है $77.8 बिलियन। कितना?
$77.8 बिलियन। ये दोस्तों पहले बहुत कम जाने जाते थे, पिछले 1 सालों में ही इनकी ग्रोथ हुई है और अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ठीक है, इनको गिना भी नहीं जा रहा था, मतलब अचानक से टॉप पर आकर सबको चौंका दिए हैं। यही तो कोरोना वायरस नहीं फैलाए हैं। मुकेश अंबानी दोस्तों, इनकी संपत्ति है $76.9 बिलियन और झोंग सांसान की मैंने आपको बताया $77.8 बिलियन। ये किस कंपनी के मालिक हैं? ये वेईई और नोंग फू कंपनी के मालिक हैं, झोंग सांसान। क्लियर? ओवरऑल दुनिया में बात की जाए तो इनकी 11वीं पोजीशन है, 11वीं रैंक है। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में वाहना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने वाहना मास्टर क्लास नामक पुस्तक लिखी है। ये दोस्तों भगवान गणेश जी के ऊपर लिखी हुई, बच्चों के लिए लिखी हुई एक पुस्तक है। अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने लिखी है, जो कि इटली के एक राइटर हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। पुस्तकें और लेखक पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, 3 वीडियो है। 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड अर्थर आए हैं उन 3 वीडियो में पूरा कवर किया गया है, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस IIT संस्थान में भारत का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन टेस्ट बैंड सिस्टम लॉन्च किया? तो IIT हैदराबाद में अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने भारत का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन टेस्ट बैंड सिस्टम लॉन्च किया है। इसका नाम रखा गया है दोस्तों तिहान फाउंडेशन। ठीक है, तिहान फाउंडेशन के नाम से भी इस इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को जाना जा रहा है। ये भारत का पहला टेस्ट बैंड है फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए स्थलीय और हवाई क्षेत्रों के तिहान फाउंडेशन IIT हैदराबाद में ये स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं। हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बूटा सिंह का निधन हो गया। ये किस केंद्रीय मंत्री पद पर रह चुके थे? बूटा सिंह, ये भारत के पूर्व गृह मंत्री थे दोस्तों, बूटा सिंह जी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कांग्रेस पार्टी से ये थे, राजीव गांधी जी की जब सरकार थी, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तब ये थे गृह मंत्री। ठीक है, 1986 से लेकर 1989 तक भारत के ये गृह मंत्री थे। राजस्थान से ये प्रसिद्ध कांग्रेस नेता थे। अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। दिसंबर मंथ की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ई बुक मिलेगी। ऐसी ई बुक आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। अगर कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको इस टाइप की ई बुक मिल जाती है, आप लोग कमेंट करके बताना, आपको फ्री में ई बुक दे दी जाएगी। इतना ज़्यादा डिटेल में, इतना ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी के साथ, क्वालिटी के साथ, साथ ही साथ इस बार भी एक बार फिर से कुछ और भी एडिशनल चीज़ों को ऐड किया गया है। जैसे कि आपको पता है लगातार मैं ई बुक को अपडेट करता रहता हूँ, लगातार उसमें नई नई चीज़ें लाता रहता हूँ। इस बार भी कुछ चीज़ें नई लाई गई हैं, आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ दोस्तों, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की जिनको सिंगल ई बुक चाहिए उनके लिए आज ई बुक लॉन्च होगी, इस पर वर्क चल रहा है। आज जनवरी से लेकर दिसंबर तक की ब्रह्मास्त्र 2.0 ई बुक लॉन्च होगी। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा 48 आवर के लिए आप लोग को प्री लॉन्च ऑफर भी दूं, जिससे जो लोग पहले परचेज करें ई बुक उनको कुछ फ़ायदा भी मिल सके। तो आप लोग वेट कीजिएगा, MZT ऐप पर ये ई बुक लॉन्च होगी। लॉन्च होते ही आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ग्लोब सॉकर अवार्ड 2020 में कोच ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कल कुछ लोग कह रहे थे कि नाम लिखा नहीं था, समझ में नहीं आया। ऑप्शन में सभी नाम दिए गए हैं, कल जो बताया गया था आप लोग पढ़ सकते हैं। सोनू सूद को पंजाब का राज्य आइकॉन किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? ये भी आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना मत भूला कीजिए, आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए कि वीडियो को यहाँ तक देखते आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।